लाइक द गवर्नमेंट, आई डोंट लाइक द गवर्नमेंट, मुझे पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन जो इकदाम हुए हैं वो किसी की पुष्पराई की वजह से हुए, अच्छी चीजों के लिए हुए हैं, पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के लिए हुए हैं, तो हम उसके आगे क्या कहें, उसको बस गालियां दें उनको, तो नहीं दे सकते ना। इसी तरह इन्वेस्टमेंट यहाँ तक बात है, वो SIFC के थ्रू ही आना है, बाकी मुझ पे किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे या पॉलिटिकल लोगों के ऊपर तो 1 साल हो गया वैसे उसको SIFC को बचे। श्योर अबाउट ये सर्टेन। वो कह रहे हैं कंटिन्यू। थैंक यू वाड़ा साहब, शुक्रिया। मैं जरा ये माहिर जनाब सुहेल साहब हमारे साथ हैं। इट रिमाइंड्स मी कि लास्ट ईयर तकरीबन यही कुछ दिन थे सुहेल साहब, हज के अयाम थे, जब हम मईशत के हवाले से ऐसी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं ना पाकिस्तान में तो ये मिसरा फिट आता है कि हालात हाजिरा को कई साल हो गए, वही मामला वो चल रहा है करंट अफेयर से, लेकिन वो सब कुछ सेम ही है। यू हैव रीजंस टू बिलीव कि अगला माली साल पिछले से बेहतर होगा? ये बड़ा खुला सवाल है, तो मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइज कर लेता हूँ ताकि कि आपको चले। हम अभी यही वाला मौजू उठा लेते हैं, डेट रीपेमेंट, कर्जों की अदायगी के हवाले से। हमने सुना जनाब जुलाई तक $10 बिलियन देना है, उसमें से $2 बिलियन दे दिए जाएंगे, $8 बिलियन रोल ओवर हो जाएगा। IMF से $6 से $8 बिलियन के आसपास कहीं ना कहीं कुछ मिलना है। तो आपके पास, अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस डेट वाली बात को भी ध्यान में रखते हुए, यू हैव रीजंस टू बिलीव कि अगला माली साल आम आदमी के लिहाज से आइडियल नहीं, लेकिन पिछले माली साल से कम बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वसीम भाई। देखें, अगर हम ये अजम्पशन लेके चलें कि पाकिस्तान के IMF से ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, जो अभी तक बेहतर हैं पिछले 1 साल से, हाँ, और जिसकी तवक्को भी लग रही है, तो आपके सवाल का जवाब है कि बेहतर रहेगा। अब बेहतर का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी के मसले हल हो जाएंगे या गुर्बत खत्म हो जाएगी, मगर रिलेटिव टर्म्स में बेहतर रहेगा। ना सिर्फ ये, पिछला साल भी आई थिंक रिलेटिव टर्म्स में बेहतर है। GDP ग्रोथ जो है वो नेगेटिव थी, 2 क्वार्टर फिर हुई, महंगाई कम हुई है। जुबैर साहब ने शायद 1 उठा लिया इन्वेस्टमेंट टू GDP। अब वो तो इन्वेस्टमेंट टू GDP तो कम की गई है ना, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जब आप करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए और आप सख्ती करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो कम होगी, मगर ये स्टेबलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव रहा है मेरे ख्याल में, जिसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, आम आदमी पे, मगर ये बाय डिजाइन किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में तो पहली दफा होगा कि पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस करने जा रहा है और पाकिस्तान प्राइमरी सरप्लस करने जा रहा है। हाँ। तो ये तो अगर आप अमेरिका में भी ये कर दें तो वहां भी सख्ती हो जाएगी, वहां भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नॉट टू फॉरगेट कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक साबिक वजीर आजम खान साहब वो ये समझाते थे आसान अल्फाज में कि जिसका खुलासा होता था कि किस तरीके, आई एम नॉट सेइंग वो सही कहते थे, लेकिन वो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा था कि भाईजान मईशत का सबसे बड़ा मसला ही करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। क्योंकि वो होता है तो इंपोर्ट इतनी हो जाती है, एक्सपोर्ट इतनी हो जाती है, आप बाहर जो इतना भेज रहे हो, अंदर इतना मंगवा रहे हो और इतना फर्क आया था, तो यूं हो जाता है और यूं आता है। और वसीम भाई, मुझे लग रहा है कि शायद हुक्मरानों को, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, जो आपने वर्ड यूज किया, अब उनको भी समझ आ गया है कि 6% GDP ग्रोथ करके $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करने से बेहतर है कि अगले 2-3 साल आप करंट अकाउंट सरप्लस करें, टाइटनिंग करें, जिससे जो मईशत में स्टेबलाइजेशन होगी वो ज्यादा दूरस्थ और इंक्लूसिव होगी रादर देन वन टाइम। ये तो अगर आपका अगेन पहले सवाल पे जाएं तो मैं तो पूरी उम्मीद हूं कि अगर IMF ऑन बोर्ड आ गया तो अगला साल बेहतर होगा। ये जरूर है कि पिछला साल हम शहरों में रहते हैं, हमें लग रहा है कि हालात खराब है, और हालात खराब भी हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस हुई है। हमारा राब्ता अर्बन लोगों का इंडस्ट्रियल ग्रोथ से होता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, मगर अगला साल जो हुकूमत भी कर रही है, एस्टिमेट हम भी कर रहे हैं कि शायद एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रोथ ना हो, 2% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में होगी, तो उसके सम्राट कुछ हद तक शहरी इलाके। अच्छा, मैं छोटा सा ब्रेक लेने दें जरा। तो ये कहते हैं कि एक तो ये माली साल वो नंबर से कोट कर रहे हैं, जाहिर है कि पिछले माली साल से बेहतर। ऑफकोर्स GDP ग्रोथ माइनस पे थी, आप 2.4% पे ले आए, ठीक है, जो टारगेट था उससे कम है, लेकिन 2.4%। अगले माली साल में 3.6 का टारगेट किया है। एग्रीकल्चर वो कहते हैं जनाब देही इलाकों में 6% तक एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है। अगले माली साल का टारगेट ही 2% है, उससे थोड़ा नीचे भी अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल और वो सेक्टर वो ज्यादा ग्रो करेगा तो शहरी इलाकों में भी इसका असर आएगा। लेकिन वो हर बात के साथ एक बात कहते हैं कि अगर IMF के साथ मामला सेट हो गए तो ब्रेक के बाद इस मासूमाना सवाल के साथ आएंगे कि अभी IMF का प्रोग्राम भी अप्रूव तो नहीं हुआ है, हम 6 से 8 बिलियन डॉलर के दरमियान की कोई गेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो IMF ज़ाहिर सवाब कमाने के लिए तो नहीं देगा हमें, तो उसका भी एक फ्रेमवर्क है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं।
तो जो बार बार कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ हो गया तो ये अच्छा होगा, तो वो उस अगर के पीछे क्या क्या छुपा है? आईएमएफ को इस बजट में क्या क्या चाहिए कि जिसकी वजह से इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि हमारे आईएमएफ के साथ मामला अच्छे लगेंगे? उसको मजीद टैक्स चाहिए, उसको मजीद टैक्स किन किन शोबों में चाहिए, या ये उसका मसला नहीं है किन शोबों में हो, ये हमारा मसला है, वो कहते हैं इतना इजाफी चाहिए। जरा इस इशू पे बात करते हैं कि आईएमएफ को क्या चाहिए, ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर ARY न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में, जहां पर अब से तकरीबन 45 मिनट बाद इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। हुकूमत के जो वजीर खजाना बताएंगे कि इस माली साल में, जो कि जून की 30 तारीख खत्म होगा, गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन अब तक की आमदनी खबर आप ये देखिए, पाकिस्तान के बजट का जो हजम है कुल मिलाकर वो कितना है? 18,000 अरब रुपए का। सूद की अदायगी कितनी है? तकरीबन 10,000 अरब रुपए, 9,787 अरब टू बी प्रिसाइज, तकरीबन 50%। बकिया NFC के तहत सूबों को 7,500 अरब दे दिए जाने हैं। दिफाई बजट का तखमीना है 2,280 अरब रुपए, ये इस वक्त विफाकी। फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के लिए 1,000 अरब रुपया चाहिए। तो सवाल है कि हुकूमत मकामी कर्ज और सूद की अदायगी के लिए रकम कहां से लाएगी? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए दरकार है। विफाकी वजारतों और महकमों के जारी अखराजात का तखमीना 850 अरब रुपए। विफाकी हुकूमत के तहत जो तरक्याती मंसूबे हैं 1400 अरब रुपए दरकार है। सब्सिडीज 1400 अरब रुपए से ज्यादा रखे जा रहे हैं इसके लिए भी। सो ये अगर आप बिल्कुल सिंपल सा अगर मैथ्स भी कर लें और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के लिए 1,000 रुपया अलग, यानी इसको अगर बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई कर लें, मोटा मोटा अगर कर लें, तो आप समझिए कि यानी पूरा मुल्क चलाने के लिए गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट लगाया है वो है 18,000 अरब, यानी 18,000 अरब का पूरा बजट है। इसमें से तकरीबन 10,000 अरब रुपया, नॉट प्रिसाइसली, राउंड ऑफ कर लीजिए, 10,000 अरब रुपया, यानी अगर 9,000 अरब होता तो 50% होता, ये 50% से भी कुछ ज्यादा है। वो सिर्फ जो है वो सूद और कर्ज की अदायगियों पर है। तो ये तो आधा तो गया यहीं से, गवर्नमेंट के पास जितना था उसका आधा तो चला गया। ये बाकी तकरीबन 7,500 अरब रुपया गवर्नमेंट ने दे देना है सूबों को, तो जो थोड़ा बहुत बच गया था वो गया वहां। अब यानी गवर्नमेंट स्टार्ट ही आप समझ लीजिए नेगेटिव से कर रही है कि अगर 18,000 रुपए गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें तकरीबन 9,500 रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने दे देने सूद और कर्ज की अदायगियों में, तकरीबन 7,500 रुपए दे देने सूबों को। तो गवर्नमेंट स्टार्ट ही नेगेटिव से कर रही है, और जो पूरी लिस्ट है, जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये हुआ कि कर्जे के बगैर कोई चारा नहीं है। जब कर्ज की बात होगी तो IMF की बात होगी, जब IMF की बात होगी तो शराइत की बात होगी। यहीं पर हमने बात रोकी थी। खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया हुजूर, ये हमें जरा कम कोशिश कर रहे हैं कि आसान सहल अंदाज में जरा रखें इसको अपने तमाम व्यूअर्स के लिए। अब ये बता दीजिए कि जब IMF के पास जाएंगे तो जाहिर है वो भी अपना एक लेआउट देगा, फ्रेमवर्क देगा, जिसके तहत ही हम बजट बना रहे हैं। वो कहेगा जनाब आप इतना तो इजाफी टैक्स कलेक्ट कीजिए ना, एक अंदाजे के मुताबिक 2,000 अरब या उससे भी कुछ ज्यादा के इजाफी टैक्सेस वो कहेगा। सवाल ये कि क्या IMF आपको ये भी बताता है कि जनाब आप यहां से आप इजाफी पैसे लीजिए, या उनका मतलब ये कि भाईजान उनका मकसद है कि आप इतना इजाफी लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो नॉन टैक्स तबकात को टैक्स करते हैं या फिर सैलरीड क्लास को मारते हैं, GST वजी बढ़ाते हैं। IMF का मकसद है भाईजान आपने इजाफी पैसे कलेक्ट करने हैं। इन दो में से क्या अप्रोच होती है IMF की? So Wasim, you've given a very good introduction. एक तो आपने ये अयां की है बात, पाकिस्तान इस साल 32 अरब डॉलर का मालियाती खसारा करेगा। 9,000 अरब रुपया बोरो करेंगे इस साल, नए नोट छपेंगे, तो पाकिस्तान इस काबिल होगा कि अपना वक्त गुजार सके। जो सूद देना है 9,500 अरब के करीब, वो भी फेडरल के पास पैसे नहीं होते, उसके लिए भी बोरो करना पड़ता है। The whole of the government, pensions, तनख्वाहें, यानी सॉरी मैं आपको एक लम्हे के लिए काट रहा हूं, इसका आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ ना कि मैं वसीम बदामी अगर 100 रुपए का मकरूज हूं तो मेरे पास वो देने के लिए भी 100 रुपए नहीं है, वो 100 रुपए उतारने के लिए मैं खाका नजीब साहब से 100 रुपए ले रहा हूं और आगे दे रहा हूं। इसका मतलब मजीद फंसता जा रहा हूं मैं। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही हुआ। सो एवरीथिंग एल्स, PSDP, पाकिस्तान की पेंशन्स, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दिस इज ऑल रन ऑन बोरोड मनी। सो इज द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। इतनी सिवेरिटी है, ये 23, 24, 25 ये ऐसे ही चल रहा है तकरीबन। सो बजट इस तनाजुल में अगर देने जा रहे हैं तो IMF को 2 मिनट अगर मैं साइड पे भी छोड़ दूं तो मैं खुद ये समझता हूं ना कि मैं इतना टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर पा रहा। 9% टैक्स टू GDP रेशियो FPR का पिछले 10 साल से। कितने एक्सटर्नल प्रोग्राम्स वर्ल्ड बैंक के चला चुके हैं आप, वहीं पे खड़े हैं एग्जैक्टली। आपकी प्रोविंसेस
0.8% ऑफ जीडीपी, 800 अरब रुपए इस साल कलेक्ट करेंगे। जीएसटी ऑन सर्विसेज उनके पास है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2.5 अरब रुपया कलेक्ट करेंगी, उनके पास है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स उनके पास है। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि अगर आप ये सारे काम नहीं करना चाहते तो फिर आपको एक्सटर्नल एक्टर आकर ये बताएगा कि पाकिस्तान को टैक्सेस नए लगाने हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की गुफ्तगू तो होती ही नहीं है पाकिस्तान में। अब इसको एक और तनाजुल में देखिए। पाकिस्तान में मैंने इस टेबल पे बैठ के, जिस पे कई दफा जुबैर साहब भी बैठते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये बात कही, मैं उसको हमेशा रिपीट करता हूं। 250 अरब रुपए पेंशन जा रही थी, 2012 का शायद जिक्र कर रहा हूं। मैंने तब भी कहा कि ये 5-8 साल में डबल हो जाएगी और उसके बाद ये अनकंट्रोलेबल है। पेंशन रिफॉर्म्स आज हमें करने चाहिए। आज 2024 में रिपीट कर रहा हूं, 1000 अरब हो गई है वो रकम, 4 गुना बढ़ गई है। और पेंशन रिफॉर्म्स अभी भी कह रहा हूं कि आई रियली वांट टू सी इन द बजट, जिसका मतलब ये है कि पे एज यू गो पेंशन पे आए, पेंशन फंड बनाएं, ये बोझ निकालें सरकार से। ये तो एक चीज मैं अगेन खाकन साहब इसी एक चीज की बात कर लें, अगर इजियर सेड देन डन ना, अगर मैं एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हूं जिसको फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद, या पाकिस्तान में तो पता ही नहीं लगता 8 महीने बाद दोबारा आवाम के पास जाना है, तो ये जिसको आप अच्छे अल्फाज में कह रहे हो, ठीक कह रहे हैं ऑफ कोर्स, कि जनाब ये पेंशन का बर्डन रिमूव करें, इसका आसान अल्फाज में मतलब ये ना कि मेरी जो अपोजिशन है वो बोलेगी कि देखो पाकिस्तानियों, ये कितनी आवाम दुश्मन हुकूमत आई है कि ये जो गरीब आदमी है, बूढ़ा आदमी है, इसको जो महीने का इतना मिल रहा था, इन्होंने इसका वो निवाला भी छीन के देखो अपने महलात में लगा दिया है। तो मैं तो पॉलिटिकली मारा गया ना, तो फिर अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी तो मुसीबत है ना। वसीम, कैन आई से समथिंग एग्जैक्टली टू द कॉन्ट्ररी जो इस वक्त एक नोशन है? आई थिंक द बोल्ड डिसीजंस, द हार्ड डिसीजंस आर द पॉपुलर डिसीजंस। कोई ये नहीं कह, ठीक है, अब इसकी मिसाल ले लें। क्या आप ये कहेंगे मुझे कि मैं खसारा बढ़ाकर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बढ़ाता रहूं, या आप मुझे ये कहेंगे कि मेक द कॉल्स, खसारे को कम कीजिए, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो गरीब पे सबसे बड़ा टैक्स है उसको तोड़िए? क्या आप मुझे ये कहेंगे कि बिजली के निर्ख बढ़ाइए, या आप मुझे कहेंगे मेक द बोल्ड कॉल, सेल द डिस्कोस, सेल द सुई कंपनी, सेल द जेनकोस? बोल्ड डिसीजंस वसीम आर योर पॉपुलर डिसीजंस टुडे। हर कोई तैयार है कि 32 लाख रिटेलर पे टैक्स लगे। हर कोई तैयार है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1% पाकिस्तानी 22% लैंड होल्ड कर रहा है इस मुल्क में। 2200 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। आईएमएफ नहीं कह रहा, पाकिस्तान का एफबीआर की नोटबुक में लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर इसको यहीं पे अगर एक लम्हे को रोके तो मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं पहले सोहेल साहब से, फिर सोहेल साहब, क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि ये तो समझ में आता है कि यार इस वक्त डिसीजंस आइडियली क्या करने चाहिए, लेकिन इज इट रियली द केस कि बोल्ड डिसीजंस आर पॉपुलर डिसीजन? बिकॉज इफ दैट इज द केस, इससे अच्छा कोई सिनेरियो ही नहीं हो सकता किसी गवर्नमेंट के लिए कि यार बोल्ड डिसीजन भी पॉपुलर भी करो यार, फिर तो मसला क्या है? और इट इज नॉट यानी अगर वो कह रहे हैं कि रिटेलर्स को लगाएं इतने लाख लोगों को, तो फिर वो रिटेलर की एसोसिएशन खड़ी होती है। मतलब ये आप एग्री करते हैं इस बात से कि बोल्ड डिसीजन ही पॉपुलर डिसीजन इस वक्त? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में हुक्मरानों को तो ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द राइट डिसीजन। और आपने दूसरी बात कही कि पॉलिटिकली वो साउंड है कि नहीं है। अब देखिए, ये तो हाइब्रिड गवर्नमेंट है ना। इन्होंने तो अगर पॉलिटिक्स का सोचना होता तो 22% इंटरेस्ट रेट ना करते ना। अगर इनको पॉलिटिक्स का या अवाम का शायद सोचना होता शॉर्ट टर्म में, तो करेंसी को भी जहाँ पे खड़ी है वहां नहीं करते, उसको आर्टिफिशियली रोकते। सही है। बज़ाहिर लग रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है अब समझ आना शुरू हो गई है लोगों को कि जो है मॉडरेट ग्रोथ कर कर हम चीजों को स्टेबलाइज करें। जहां तक ये रिटेल का टैक्स है और एग्रीकल्चर का और है, अब वो होना तो चाहिए। और मेरे ख्याल में बज़ाहिर लग रहा है कि पॉलिटिकल विल या हाइब्रिड गवर्नमेंट की है भी। अगर आप कहते पॉलिटिकल विल नहीं होती तो जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, DHA फेज 8, इसमें जो घर, जो प्लॉट 8 साल पहले था आज उससे सस्ता में है। 100 फाइलें जहाँ पे एक्सचेंज होती थी, आप भी कराची से हैं, वहाँ पे 5 फाइलें होती हैं। ठीक है। तो जिसको अगर हमें सपोर्ट करना होता, जिसकी तरफ आपका इशारा है या जिसका भी इशारा है, तो वो तो सपोर्ट नहीं हुई ना, उनके तो खिलाफ काम हो गया। हाँ। और जिनकी इंडस्ट्रीज को बचाना होता, उसमें हमारे
सिविलियंस की भी इंडस्ट्रीज हैं, नॉन सिविलियंस की हैं, तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है 22%। क्या मुश्किल आसान कर दी बहुत सारी बातें खोल के, ताकि अच्छा तो बस मैं इसको जुबैर साहब से कंक्लूड करते हैं। ये आप भी समझते हैं, मतलब ये सोहेल साहब ने और आसान कर दिया मेरे लिए कि भाईजान सिस्टम तो हाइब्रिड ही है ना, और बहुत सारी चीजें तो ओपन सीक्रेट हैं। तो यार अब फिर मतलब अब फिर क्या कहते हैं, जब गुनाह पे लज्जत कर लिया है तो ये वाला तो गुनाह शायद लज्जत वाला भी हो कि भाईजान इसमें मतलब जाहिर है, मैं लिटरली हिलने वालों से नहीं कह रहा, जाहिर है गुनाह तो कि भाई मैं मुहावरे के तौर पे कह रहा हूँ कि भाई फिर अब कर डालें कुछ बोल्ड इकदाम, चाहे वो पॉपुलर है या नहीं है। चूंकि भाई आपके मामला तो वैसे ठीक चल ही रहे हैं ना यार, जिस तरफ आप देख रहे हैं वहां तो ठीक है ना, वहां से वैसे भी कोई खतरा नहीं है कि अनपॉपुलर हो जाएंगे तो इसी अनपॉपुलरिटी को कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें ना गिरा दे। साथ ही है ना, एक पेज ही है ना, तो कर डालें भाईजान, फिर कड़वी गोली पी लें। आखिरी जुमला जुबैर साहब। जी वसीम, बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त है ना, वो अनसस्टेनेबल है, और उसके लिए उसका जो फ्यूचर है रिफॉर्म्स और पेरिश, या तो अब पेरिश होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हर साल पिछले साल से खराब होता है ओवरऑल तनाजुर में अवाम के हवाले से। सो पाकिस्तान को वो करना है जो हिंदुस्तान ने 1991 में किया था, मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि वो फैसले किए जो मुश्किल तरीन थे, अनपॉपुलर थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हारी है। ये तारीख का हिस्सा है कि मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त नरेशमा राव को कहा था कि ये फैसले करेंगे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे, एंड दे वेंट अहेड। आज बीजेपी का भी जो प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई लीडर है, उस 91 के रिफॉर्म्स इनिशिएटिव को कहता है कि इंडिया आज जो है वो वहां से शुरू हुआ था। सो अगर आपने करना है तो फिर तो आपके लिए लाजमी ये है कि चाहे आपकी हुकूमत का तख्ता हो, उसकी वजह से अगर आपको अवाम का थोड़ा बहुत भी ख्याल है तो फिर आप वो कर डालें। तो वैसे ही जाना होता है, वैसे तो 3-3.5 साल में तो जल्दी चले जाएंगे, कर डालें। सही, ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जुबैर खान नजीब साहब और मोहम्मद सुहेल साहब। वैसा कहते हैं रिफॉर्म्स और पेरिश, कोई तीसरी चॉइस नहीं है, या तो करें मईशत को पूरा सीधा करें या फिर ख़त्म हो जाएगा सारा मामला। ब्रेक लेते हैं, आप 5 बजे की हेडलाइंस देखेंगे, फिर हम आते हैं दोबारा 5:30 के आसपास। आ जाएगी।